सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में कितने सबसेक्शंस हैं? 6 सबसेक्शन हैं। हमने कल एक बॉक्स बनाया था 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट बॉक्स में क्या रखें? शॉर्ट टाइटल। सेकंड बॉक्स में इसका कमेंसमेंट, इसका कमेंसमेंट। थर्ड बॉक्स में इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहिए या फिर इसका जुरिस्डिक्शन कहिए। और फोर्थ कॉलम में क्या रखें? नॉन एप्लीकेशन, कहां ये अप्लाई नहीं होता है, नॉन एप्लीकेशन। 4 कॉलम है इसके लिए, ठीक है। ये सबसेक्शन 1, ये सेक्शन नंबर 1 के कॉलम है, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 के। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आप क्या लिखेंगे? सबसेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 1। सेकंड कॉलम सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 2। इसमें सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 3, 4 एंड 5। और इसमें सेक्शन नंबर 1 का सबसेक्शन 6। इस तरह से सेक्शन नंबर 1 का बाइफर्केशन करता है। और यहां से हर एक सबसेक्शन से क्वेश्चन आएगा यार, प्री में हर एक सबसेक्शन से क्वेश्चन बनता है। कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, स्टार्टिंग का है। एक बार इसको समझ लेते हैं। जो सेक्शन नंबर 1 है और उसका जो सबसेक्शन 1 है वो है शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? शॉर्ट टाइटल इसका भारतीय न्याय संहिता। बस इतना याद रखना, और कुछ याद नहीं, ठीक है। द शॉर्ट टाइटल ऑफ द बीएनएस इज भारतीय न्याय संहिता। इसका कमेंसमेंट कब है? हाँ, 1 जुलाई 2024, ये इसका कमेंसमेंट है। ओके, अब बात आती है जुरिस्डिक्शन पर, और जुरिस्डिक्शन का ले लेते हैं हम एक अलग से पॉइंट, ठीक है। देखिए आइए इसके जुरिस्डिक्शन पर, इसके जुरिस्डिक्शन को अच्छी तरह से समझना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि इंडिया में यानी कि भारत में किसी ने चोरी की, थेफ्ट किया। क्या किया? थेफ्ट। ये पर्सन है और इसने इंडिया में थेफ्ट किया। क्या इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए? हाँ, क्या इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए? यस और नो? क्यों? आपने क्यों कहा क्यों क्यों मिलना चाहिए? क्या रीजन? तो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 कहां लिखा है? कहां लिखा है? हाँ बताओ ना। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि बीएनएस ने कहा है कि अगर कोई चोरी करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको पनिश करेंगे। अगर आपने थेफ्ट किया तो हम उसको क्या करेंगे? पनिश करेंगे। क्यों कहा? क्योंकि बीएनएस ने ऐसा कहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक तालाब है, ध्यान से समझना। इसके जुरिडिक्शन को समझना इतना इजी नहीं है, इसका जुरिडिक्शन थोड़ा टफ है। एक तालाब है और एक बच्चा है, ये डूब रहा होता है और ये कह रहा होता है कि बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है यहां पर, और इसको स्विमिंग आता है, ठीक है। बट ये देख रहा है कि ये बच्चा डूब रहा है, पर फिर भी इस बच्चे को ये सेव नहीं करता है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, इस बच्चे की क्या हो जाती है? इस बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये इसको सेव नहीं करता, इसको स्विमिंग आता था। अब बताइए, क्या हम इसको पनिश कर सकते हैं? क्या हम इसको सजा दे सकते हैं इस पर्सन को जिसने इसको सेव नहीं किया है? सजा मिलनी चाहिए। क्यों? चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। इस स्विमिंग पूल में एक बच्चा स्विमिंग कर रहा होता है और वो डूब रहा होता है। अब यहां पर है ना, इंस्ट्रक्टर खड़ा है। स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर होता है। अब वो कह रहा है कि बचाओ, ये कह रहा है कि अब अभी टाइम नहीं है, मूड नहीं है, काफी स्विमिंग कर लिया है, अभी बाद में देखेंगे। और रिजल्ट ये होता है कि इस बच्चे की डेथ हो जाती है, इस बच्चे की डेथ हो जाती है। क्या ये जो इंस्ट्रक्टर है, क्या ये इसको पनिश किया जा सकता है? अब इसको क्यों पनिश किया जा सकता है? अब देखिए, द रीजन इज दैट, ध्यान से समझना जरा, अगर आपको इसको जुरिडिक्शन से समझना है। यहां पर क्या काम कर रहा है? यहां पर काम कर रही है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्या काम कर रहा है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये जो पहला वाला इलस्ट्रेशन है, ये पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है, इसमें ये जो पर्सन है जो सेव नहीं कर रहा है, इसने अपना ड्यूटी ब्रीच किया। पर इसने अपना कौन सा ड्यूटी ब्रीच किया?
मोरल ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी ब्रीच किया? मोरल ड्यूटी। और ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है जिसमें इंस्ट्रक्टर है, आपको अपॉइंट ही किस लिए किया गया है? ऑब्वियसली स्विमिंग सिखाने के लिए ना। आप सबको स्विमिंग सिखानी है और उनको सेव करना है, यही तो आपका ड्यूटी है। इसने अपना कौन सा ड्यूटी ब्रीच किया? लीगल ड्यूटी। एक पहले वाले एग्जांपल में मोरल ड्यूटी ब्रीच हुआ और सेकंड वाले एग्जांपल में लीगल ड्यूटी ब्रीच हुआ। मोरल ड्यूटी नॉट पनिशेबल बाय एनी लॉ। मोरल ड्यूटी को पनिश नहीं किया जाता। लेट अस सपोज दैट कि आपने सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर नहीं छुए। हाँ, आपका एक मोरल ड्यूटी है ना कि आपको सुबह उठकर अपने मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेना, नहीं लिए तो जबरदस्ती करवा सकते हैं वो? नहीं करा सकते। हाँ, वो तो उनके पास तो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, चप्पल बेलन वगैरह, पर वैसे नहीं करा सकते हैं, लीगली नहीं करा सकते हैं। वो कोर्ट से ऑर्डर पास नहीं करा सकते हैं कि मेरे बच्चे सुबह उठकर मेरे पैर छुए। करा सकते हैं? नहीं करा सकते। पहले वाले एग्जाम्पल में मोरल ड्यूटी ब्रीच हुआ है, और याद रखना ड्यूटी का ब्रीच होना ही लीगल लायबिलिटी को क्रिएट करता है। पर लीगल लायबिलिटी तभी क्रिएट होगी जब आपका लीगल ड्यूटी ब्रीच करो, मोरल ड्यूटी नहीं। आप बाइक से आते हैं, रेड लाइट होती है, आप रेड लाइट जंप कर जाते हैं। ड्यूटी क्या थी? आपको रेड लाइट जंप नहीं करना है, पर आप करते हैं। तो आपने अपनी कौन सी ड्यूटी ब्रीच की, मोरल या लीगल? लीगल। तभी तो फाइन आते हैं। वो फाइन क्यों आते हैं मोबाइल पर? वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि आपने लीगल ड्यूटी ब्रीच की है, मोरल ड्यूटी नहीं है ये। तो इसलिए लीगल ड्यूटी मतलब क्या है कि अब लॉ ने आप पर इंपोज किया है। अब एक बार लीगल ड्यूटी को समझ लेते हैं कि लीगल ड्यूटी है क्या। लीगल ड्यूटी, व्हाट इज लीगल ड्यूटी? ये लीगल ड्यूटी आती कैसे है? जब ये ड्यूटी आप पर कौन इंपोज करता है? लॉ। कौन इंपोज करता है? लॉ। लॉ आपको बताता है कि आपको ये करना है, नहीं करना है। इफ द ड्यूटी इंपोज बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड अ लीगल ड्यूटी। जो ड्यूटी लॉ ने आप पर इंपोज की, आपको ट्रैफिक लाइट, आपको रेड लाइट को जंप नहीं करना है। क्या बना हुआ है? एक्ट बना हुआ है ना। कौन सा एक्ट है? मोटर व्हीकल एक्ट। एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट ने आप पर लीगल ड्यूटी, एक ड्यूटी इंपोज की है। जो भी ड्यूटी लॉ इंपोज करता है, दैट इज कॉल्ड अ लीगल ड्यूटी। अब इसी तरीके से आईपीसी यानी कि बीएनएस ने बहुत सारी ड्यूटी इंपोज की है। जैसे आपको किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, पर आपने किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को चुरा लिया, थेफ्ट कर लिया, तो आपने क्या किया? अपना लीगल ड्यूटी ब्रीच किया। और इस बीएनएस के अंदर जो भी पर्सन अपने एक्ट से क्या करेगा, कोई भी अपराध करेगा, जो ऑफेंस इस बीएनएस में क्या है, पनिशेबल है, उस पर ये बीएनएस अप्लाई होगा। सबसेक्शन 3 को पढ़िए, सबसेक्शन 3 को पढ़िए। एवरी पर्सन, पहली बात तो अंडरलाइन करना, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। अब इसको एंड नोट अदरवाइज को छोड़ दीजिए और फॉर एवरी से पढ़िए। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, अंडरलाइन करना, एवरी एक्ट और ओमिशन, एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions, underline, contrary to the provisions of which he shall be guilty within India, he shall be guilty within India। अब देखिए जरा, देखिए एवरी पर्सन, क्या वर्ड यूज हुआ है? एवरी पर्सन। एवरी पर्सन मीन्स हाँ, हर एक व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक है या फिर वो भारत का नागरिक नहीं, वो भारत के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी ऑफेंस करता है जो इस संहिता में क्या है, पनिशेबल है, तो उसको क्या किया जाएगा? इस संहिता के अनुसार पनिश किया जाए। फिर उसमें कोई फॉरेनर भी है तो भी, और कोई भी सिटीजन है तो भी, सब आ जाते हैं। सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ, दोनों, उस पर अप्लाई होगा बीएनएस। ठीक है। फिर वो कोई भी एक्ट करता है या कोई भी ओमिशन करता है। क्या करता है? एक्ट और ओमिशन। क्या होते हैं दोनों? एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर होता है? एक्ट क्या होता है? जो आपको नहीं करना था वो भी आपने किया। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको रेड लाइट जंप नहीं करना और आपने किया, दैट इज कॉल्ड अ एक्ट। ये एक्ट है, ये पनिशेबल है। ओमिशन क्या है? जो आपको करना था और आपने नहीं किया। जैसे कि स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल, आपको उस बच्चे को बचाना था
और आपने नहीं बचाया, वो आपका एक्ट नहीं है, वो आपका क्या है, ओमिशन है। जैसे अभी जेल है, तो सभी जेलों में क्या है, सभी जो जितने भी जो कैदी होते हैं सबको खाना देना होता है। लेट अस सपोज दैट कि एक जेलर ने ये ठान लिया कि मुझे वैसे तो मैं इसको मार नहीं सकता, ठीक है, इसका खाना बंद कर दो, इसका खाना बंद कर दो। एक जेलर ने ये डिसीजन दिया कि कैदी नंबर 787 को खाना नहीं मिलेगा, इसका खाना बंद कर दो, तब तक खाना बंद कर दो जब तक ये मर नहीं जाता। क्या है ये, एक्ट है? नहीं, ये ओमिशन है, ये ओमिशन है। और ये ओमिशन भी क्या है, पनिशेबल, ये ओमिशन भी पनिशेबल। तो बीएनएस में सिर्फ एक्ट ही पनिशेबल नहीं है, ओमिशन भी पनिशेबल है। यानी कि आप पर जो ड्यूटी है वो आपको करनी है। जैसे पुलिस ऑफिसर की, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल है, अगर कोई भी लेडी एसिड अटैक के केसेस में या रेप के केसेस में आती है तो उनका उनका इमरजेंट तभी उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आप उनके ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा ट्रीटमेंट डिनाई किया, डेट इज कॉल्ड ओमिशन। आपको करना था, आपने नहीं किया। एक्ट क्या है, आपको नहीं करना था और आपने किया। जैसे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, स्नैचिंग, चैन खींचना, आपको करना था, ये नहीं करना था पर आपने फिर भी किया, स्नैचिंग ऑफेंस है। तो यहां पर जो बीएनएस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्ट को पनिश नहीं करता, ओमिशन को भी पनिश करता है। ठीक है, तो आइए सेक्शन नंबर 1 पर, सेक्शन नंबर 1 के सबसेक्शन 3 पर फिर से इसको एक दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, जुरिस्डिक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। द फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल jurisdiction, and the second one is extra territorial jurisdiction, extra territorial jurisdiction। दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहां है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहां है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एक हेडिंग बनाइए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में एक दो पॉइंट लिख लीजिए। एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर होता है, एक्ट क्या होता है, जो आपको नहीं, एवरी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन और अ फॉरेनर, एवरी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन और अ फॉरेनर, और अ फॉरेनर, और अ फॉरेनर एंड इज पनिशेबल, एंड इज पनिशेबल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशन, विदाउट डिस्टिंक्शन, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशन, रैंक और कास्ट, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ नेशन, रैंक और कास्ट। हर एक पर्सन किसी भी नेशन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रैंक का है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है जो ऑफेंस बीएनएस में पनिशेबल है तो उसको पनिश किया जाएगा। पर ये क्या हो रहा है, ये भारत की टेरिटरी के अंदर हो रहा है। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक बार, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3 ओनली, ओनली अप्लाई टू, ओनली अप्लाई टू दोज ऑफेंसेस, only apply to those offenses which are committed, which are committed within the territory of India, which are committed within the territory of India, which are committed within the territory of India, every person, ठीक है। तो इस भारत की सीमा के अंदर, इस भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी पर्सन जो ऑफेंस कर रहा है, फिर वो कोई भी फॉरेनर है, कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो बीएनएस के अंदर क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसको किसने पनिशेबल किया है, इस लॉ ने पनिशेबल किया है, फिर वो थेफ्ट है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, इस वॉर है अगेंस्ट द स्टेट है, एनीथिंग एल्स, जो भी डिफेमेशन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जो भी। क्लियर, क्लोज 3 इज क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं क्या, सबसेक्शन 1, सेक्शन 1 सबसेक्शन क्लोज 3 के एक्सेप्शन।
कोई एक्सेप्शन बता सकता है? अभी मैंने कहा कि भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। इसके कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं? इसके कि वो भारत की टेरिटरी के अंदर ऑफेंस करे पर उसको पनिश ना किया जा सके। जितने भी एम्बेसडर्स, मतलब जो रूलर्स होते हैं, एम्बेसी होती है ना इंडिया में, अलग अलग, अमेरिका की एम्बेसी है, उसमें जितने भी एम्बेसडर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या रूलर्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी ऑफेंस होता है तो उनको भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जाएगा। उनको प्रिविलेज, उनको क्या मिला हुआ है? प्रिविलेज। हर किसी की, ऐसा नहीं कि भारत में मिला हुआ है, भारत की जो एम्बेसी है बाहर, उनको वहां मिला हुआ है। दुबई, सऊदी अरब में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, जहां भी इंडिया की एम्बेसी है, अगर इंडिया का भी कोई व्यक्ति वहां अपराध करता है तो उसको भी वहां पनिश नहीं किया जाता। ठीक है? और क्या इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनको भी क्या है? इम्यूनिटी प्राप्त। ठीक है, तो एक्सेप्शन लिख लो, पहले पॉइंट में लिख लो। फॉरेन एम्बेसडर्स एक्सेप्शन में लिखो, फर्स्ट पॉइंट में एक्सेप्शन लिखो इसके। फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, जितने भी एम्बेसडर। सेकंड, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटर्स। एंड थर्ड, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 बहुत बार पूछा गया है ये आर्टिकल प्री में, वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्री। किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रिविलेज मिला हुआ है? वो है आर्टिकल नंबर 361 का आर्टिकल। अच्छा चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि विद इन द टेरिटरी हो रहे हैं ऑफेंस, कहां हो रहे हैं? भारत की सीमा के अंदर। अब गुजरात है या महाराष्ट्र है, केरल है, ये सारे वो राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है? अब यहां पर विद इन द टेरिटरी का क्या मतलब? सिर्फ भूमि या जल भी है इसमें? कितना? वो तो फिर अलग जोन हो जाता है ना। ये विद इन द टेरिटरी पानी में कहां तक रहेगी? वाटर में। तो लिख लो इसको, एक नोट लिख लेना। इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर, द territory, the territory of India, in water, the territory of India, according to section 1 subsection 3, according to section 1 subsection 3, is 12 nautical miles, 12 nautical miles, 12 nautical miles। वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्री, बहुत बार ये क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी के पेपर में भी आया हुआ है। 12 नोटिकल माइल्स। ये नोटिकल माइल्स क्या है? व्हाट इज नोटिकल माइल्स? समुद्र में दूरी नापने का एक पैरामीटर। जैसे अभी हम चलेंगे तो किलोमीटर आपने देखो ना, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है, और या माइल्स हम देखते हैं। इसी तरीके से समुद्र में जो दूरी नापती है, दूरी वो किलोमीटर से नहीं होती, वो किससे होती है? न्यूटिकल माइल्स से होती है। तो ये उसकी यूनिट है, समुद्र में दूरी नापने की यूनिट को कहा जाता है न्यूटिकल माइल्स। तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक, यानी कि जो केरल की जहां से समुद्री सीमा शुरू हो रही है, वहां से 12 न्यूटिकल माइल्स तक जो भी ऑफेंस होता है वो भी क्या माना जाएगा? कि भारत की सीमा के अंदर ही हुआ है, उस पर भी सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ही अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया था कि अगर 12 न्यूटिकल माइल्स के अंदर कोई अपराध होता है तो उस पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, जब आईपीसी पढ़ते थे। ठीक है, तो अब बीएनएस का भी पूछा जा सकता है कि अगर कितनी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अपराध होता है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3। अगर 12 नॉटिकल माइल्स से आगे अपराध होता है तो वो किस में चला जाएगा? यहां। बात समझ गए? अगर 12 नॉटिकल माइल्स से आगे दूरी में अपराध होता है तो वो यहां आ जाएगा, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होता है तो वो यहां आएगा। क्लियर? ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल 3। अब आते हैं सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 पर, इनको जरा ध्यान से समझो। ठीक है, एक पहले इलस्ट्रेशन ही ले लेते हैं। एक पर्सन है और ये पर्सन भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था घूमने के लिए। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी थी तो अपना सोचा कि चलो ऑस्ट्रेलिया ही चले जाए। ठीक है, वैसे वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मी काफी ज्यादा होने लगी है। ठीक है, ये पर्सन था, पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है, और ये गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी का मर्डर कर देता है। क्या कर देता है? मर्डर। ठीक है, अब वहां से बचता बचाता भारत आता है, इंडिया आता है, और इंडिया में जैसे ये आईजीआई, इंटरनेशनल, हाँ,
गांधी एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर क्या करता है, ये उतरता है तो तुरंत इसको क्या कर लिया जाता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि क्या इसको इंडिया में पनिश किया जा सकता है? इसने ऑफेंस कहां किया? ऑस्ट्रेलिया में। जो मरा वो था ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन, ध्यान से समझना, जिसकी डेथ हुई है वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन। जिसने मर्डर किया वो इंडिया का सिटीजन। अब वो दिल्ली आया और दिल्ली से जैसे वो फ्लाइट से उतरा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब आपके पास चार ऑप्शन है, मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन, उसको कहां पनिश किया जा सकता है, कहां उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है? पहला, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसकी डिमांड सबसे हाई होती है जुरिडिक्शन के केसेस में। ठीक है, द सेकेंड वन इज, सेकेंड ऑप्शन रखिए कि वेयर वेयर द पर्सन डिकीज्ड, वेयर द पर्सन डिकीज्ड हैव द सिटीजनशिप, हैव द सिटीजनशिप, यानी कि जो पर्सन मरा है उसकी सिटीजनशिप जहां की थी वहां पर उसको पनिश किया जाएगा। थर्ड, इन दिल्ली, इन दिल्ली, या फोर्थ, एनी ऑफ द अबव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर कीजिए, एनी ऑफ द अबव। प्रॉब्लम आपके सामने है, आंसर कीजिए। सबसेक्शन 4 पर आइए। कहा ये? सबसेक्शन 4 पर देखिए, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, अंडरलाइन करना, कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ऑफेंस कहां हुआ है? कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि भारत की टेरिटरी से बाहर हुआ है। शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अंडरलाइन करना इसको, एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अगर कोई एक्ट इंडिया की टेरिटरी से बाहर किया गया है और उस पर क्या होता है? बीएनएस अप्लाई होता है, क्योंकि भारत का नागरिक है तो क्या इस पर बीएनएस अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भारत का नागरिक है और भारत की सीमा से बाहर ऑफेंस हुआ है। तो इस ऐसे ही माना जाएगा कि ऑफेंस कहां हुआ है? इंडिया में हुआ। तो उसको जो ट्रायल किया जाएगा कहां किया जाएगा? ओनली इन दिल्ली। सबसेक्शन 4 पर आइए। पर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो कि वो इंडिया आया ही नहीं, इंडिया आया ही नहीं, और ना ही वो दिल्ली आया, तो अरेस्ट तो होने की बात ही नहीं है। क्या उसको, जब वो इंडिया आया ही नहीं, क्या उसको ऑस्ट्रेलिया में भी पनिश किया जा सकता है? हम्म, किया जा सकता है, पर नॉट अकॉर्डिंग टू द बीएनएस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर भारत का कानून लागू नहीं होता। वो फिर ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार पनिश किया जाएगा। जैसे अभी हमने सबसेक्शन 3 को पढ़ा कि अगर कोई फॉरेनर यहां पर मर्डर कर देता है या थेफ्ट कर देता है तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? इंडिया का रूल अप्लाई होगा, ना कि वो जहां का फॉरेनर है वहां का रूल अप्लाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल में बहुत पूछा जाता है। तो एक सबसेक्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एक हेडिंग बनाइए, सब सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। पर ये तो द प्रोविजन ऑफ दिस सेंटेंस अलाउज टू अप्लाई किसको होगा? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक है। नहीं, सबसेक्शन 4, ये तो सबसेक्शन 5 है। मैं तो क्यों कहूंगा अच्छा, हाँ अभी आएंगे उस पर। सबसेक्शन 4 पे लिखिए कि इफ एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन liable by Indian law which includes Indian citizens, which includes Indian citizens, also commits an offense beyond India, also commits an offense beyond India, also commits an offense beyond India, comma, then include the person will be tried, then the person, then the person will be tried for that offense in India, for that offense, for that offense in India. If the act is punishable, if the act is punishable under the BNS, if the act is punishable under the BNS. क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, which section of the BNS, which section
of the BNS, which section of the BNS provides for punishment of offenses, which section of BNS provides for punishment of offenses committed beyond India, but may be tried within India, and the person, underline करना, offense committed beyond India, underline, offense committed beyond India but may be tried within India. ऑफेंस कहां हुआ है? भारत से बाहर, पर उसको ट्राई कहां किया जा रहा है? भारत के अंदर। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4। बहुत बार पूछा गया है इसी से, याद रखना। ऐसा ऑफेंस कौन सा सेक्शन कहता है कि जिसमें ऑफेंस कहां किया जा रहा है? भारत से बाहर, पर उसको पनिश कहां किया जा रहा है? भारत के अंदर। और ये है सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4। ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट ट्राइड विद इन इंडिया। बहुत बार ये प्री में पूछा गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे ही आया कि कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, तो सबसेक्शन 3 तो बाहर हो गया, क्योंकि सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कमिटेड विद इन इंडिया, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या है? कमिटेड विद इन इंडिया। सबसेक्शन 4 क्या है? कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो सबसेक्शन 3 बाहर हो गया, और उसको ट्राई कहां किया जा रहा है? भारत के अंदर, सबसेक्शन 4। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखो, वेदर BNS applies to an offense, whether BNS applies to an offense committed by a citizen, committed under, ठीक है, लिखिए, whether BNS applies to an offense committed by a citizen of India, outside India, you have two options, yes or no। बताइए क्या आएगा? yes और no, दोनों में से ऑप्शन चूज कीजिए। yes आएगा या no आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आंसर इज yes or no? you have आंसर इज yes, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ऑफेंस कमिटेड बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक ने ऑफेंस कहां किया है? भारत से बाहर जाकर किया है। तो क्या उस पर बीएनएस अप्लाई होगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। हाँ, अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा, मतलब कि शुरू में तो था, पर बाद में उसको किसी और देश की क्या मिल गई? सिटीजनशिप मिल गई, तो फिर उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अक्षय कुमार के पास इंडियन की सिटीजनशिप नहीं है, कनाडा की है। सुना है बात कि जो अक्षय कुमार है उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, इंडिया की नहीं है। अब मान लो कि अक्षय कुमार से कोई ऑफेंस हो जाता है यहाँ पर, अब क्या उसको कनाडा में पनिश किया जाएगा या इंडिया में? क्यों? वेरी गुड, सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में तो भैया आप कहीं के भी सिटीजन हो, अगर भारत के अंदर ऑफेंस हो रहा है सो देन बीएनएस अप्लाई ऑन यू, सिंपल सी बात। फिर आप अमेरिका के हो, इस ब्रह्मांड के हो या नहीं हो, एलियन भी हो, तो भी आपको पनिश किया जाएगा, डजंट मैटर। क्लियर? चलिए, सबसेक्शन 4 इज ओवर। इसका एक एक सबसेक्शन इंपोर्टेंट है, ठीक है। नाउ द सबसेक्शन 5। सेक्शन 1 के सबसेक्शन 5 पर आइए, वेरी इंपोर्टेंट। अगेन पढ़िए एक बार इसको, बेरेक पर आइए। देखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो वो सिंपल सी बात वही कहता है। इसमें सबसेक्शन 4 को भी इंक्लूड कर लिया है इन्होंने। किसको इंक्लूड कर लिया है? सबसेक्शन 4 को, कि बीएनएस उस पर भी अप्लाई होगा जो भारत का नागरिक है और उसने ऑफेंस कहां किया है? भारत से बाहर, प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है। अब बात आती है बी पर। इस बी को लिखिए एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन, वेरी इंपोर्टेंट। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5 क्लोज बी क्या है? एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। सेकंड क्वेश्चन ये था आहिल
कि whether BNS applies to an offense committed by a citizen of India, whether BNS applies to an offense committed by a citizen of India outside India. ठीक है, चलिए देखिए एडमिरल पहला क्लोज तो उसका क्लियर है, पहले क्लोज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी भारत का नागरिक वो ऑफेंस करता है कहां जाकर, भारत से परे जाकर, भारत की सीमा से बाहर जाकर, तो उस पर बीएनएस अप्लाई होगा। सेकंड क्लोज ये कहता है कि कोई भी शिप जो कहां रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड, और अगर उस शिप पर कोई ऑफेंस होता है, फिर वो चाहे भारत से कितनी दूर, बात समझ रहे हैं, वो 10,000 नॉटिकल माइल्स दूर है, पर वो शिप रजिस्टर्ड कहां है, इंडिया में, अगर उस पर कोई ऑफेंस होता है तो क्या उस पर बीएनएस अप्लाई होगा? आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल होगा। कोई भी शिप जो भारत में रजिस्टर्ड है और भारत से वो कितनी दूर है, चाहे वो अंटार्कटिका पहुंच गया है या आर्कटिक महासागर पहुंच गया है, अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है और उस शिप पर कोई ऑफेंस हुआ है, तो ये समझ लेना कि उस पर बीएनएस अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक लाइन में इसको शॉर्ट में लिख लो, इजी रहेगा। ठीक है, लिखो, एक लाइन में लिख लो, एन ऑफेंस कमिटेड, एन ऑफेंस कमिटेड, एन ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप्स, ब्रैकेट में लिखना, रजिस्टर्ड इन इंडिया। यहां पर इंडियन शिप का मतलब क्या है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इंडियन शिप है। एन ऑफेंस कमिटेड ऑन इंडियन शिप रजिस्टर्ड इंडिया, ठीक है, बीएनएस अप्लाई, कोमा करके लिख लेना, बीएनएस अप्लाई, यहां पर बीएनएस अप्लाई होगा। पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉरेन शिप है, क्या है, एक फॉरेन शिप है, इंडिया का नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, वो कहां क्या है, फॉरेन शिप है, अगर इस पर कोई ऑफेंस होता है तो क्या उस पर बीएनएस अप्लाई होगी? अब देखना ये पड़ेगा कि ये शिप है कहां, भारत की सीमा के अंदर या भारत की सीमा से बाहर। अगर ये भारत की सीमा के अंदर है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, तो इस पर बीएनएस अप्लाई होगा। यानी कि अगर ये 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है, किसके अंदर है, 12 नॉटिकल माइल्स, अगर कोई भी फॉरेन शिप आ रहा है, जैसे सपोज दैट कि श्रीलंका का कोई शिप है और वो इंडिया की 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर है और उस पर कोई ऑफेंस होता है, तो उस पर बीएनएस अप्लाई होगा। और अगर कोई फॉरेन शिप है और वो 12 नॉटिकल माइल से दूर है, तो यानी कि भारत की टेरिटरी के अंदर वो नहीं है, तो उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। तो लिख लो एक पॉइंट, ये बीएनएस का जुरिडिक्शन है, आसान नहीं है। लिखो, एन ऑफेंस कमिटेड ऑन फॉरेन शिप, एन ऑफेंस, एन ऑफेंस, एन ऑफेंस committed on foreign ship in Indian territorial water, an offense committed on foreign ship in Indian territorial waters, Indian territorial, Indian territorial waters, ब्रैकेट में लिखना 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, लिखना बीएनएस अप्लाई, कोमा बीएनएस अप्लाई, इस पर बीएनएस अप्लाई होगा। और अगर वो आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर है तो फिर उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं, सिंपल सी बात। क्लियर, कोई डाउट? और दिस इज द जुरिस्डिक्शन, ये जुरिस्डिक्शन था। एक इसका सी पॉइंट रहेगा, आइए सी पॉइंट पर आइए एक बार। सी पॉइंट पर लिखना साइबर क्राइम, सी पॉइंट को कैसे याद रखोगे, साइबर क्राइम से याद रखना, साइबर क्राइम, सी को साइबर क्राइम से याद रखना। आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज आती है कि पाकिस्तान के हैकर्स ने इंडिया की वेबसाइट हैक कर दी, है ना, या चाइना के हैकर्स ने, अभी अभी लेटेस्ट आपको पता है एक न्यूज आया था, आई थिंक इट्स फ्रांस की न्यूज है या ये जर्मनी की न्यूज है, शायद फ्रांस की न्यूज है, फ्रांस के एयरपोर्ट की सारी वेबसाइट हैक हो गई, इस वजह से फ्रांस का एयरपोर्ट कम से कम 10 से 12 घंटे बंद रहा, बहुत सारी फ्लाइट डिले हो गई हैं, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, ऐसे ही हुआ है। तो यहां पर अगर किसी देश में बैठे हुए, मान लो कोई पाकिस्तान में हैकर बैठा है और वो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक कर लेता है, क्या उस पर बीएनएस अप्लाई होगा? होगा, बिल्कुल। तो क्या लिखा हुआ है देखो, मैं एक बार पढ़ देता हूं, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, क्या वर्ड यूज हुआ है, एनी प्लेस, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, क्या भारत से बाहर, भारत के अंदर करता है तो ऑब्वियसली वो तो होना ही होना है, मेन है भारत से बाहर, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, अंडरलाइन करना, किसको टारगेट कर रहा है वो,
कंप्यूटर रिसोर्स को लोकेटेड इन इंडिया, और वो कंप्यूटर रिसोर्स कहां लोकेटेड है? इंडिया में, तो उस पर बीएनएस अप्लाई होगा। अब एक बार ये लिख लो कि कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन है कहां, ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है। कंप्यूटर रिसोर्स, वेयर इज द कंप्यूटर रिसोर्स डिफाइंड? तो लिखो सेक्शन सेक्शन 21K ऑफ आईटी एक्ट 2000। ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया है, आई थिंक यूपी एपीओ में ही आया था पहले। कंप्यूटर रिसोर्स को कहां डिफाइन किया गया है? कंप्यूटर रिसोर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 सब क्लोज के में, आईटी एक्ट। क्लियर? ज्यूरिडिक्शन इज होगा। ठीक है, आने वाले टेस्ट में इससे क्वेश्चन बनेंगे प्री के। ओके, नाउ एक बार रिवाइज कर लें, एक बार। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अगर ऑफेंस कहां कमिट हुआ है? इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो कोई भी पर्सन, फिर वो सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, फॉरेनर है, कोई भी पर्सन है, उसको बीएनएस के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 4 ये कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी कि ऑफेंस कहां हुआ है? इंडिया से बाहर, टेरिटरी से बाहर, पर वो सिटीजन कौन है? भारत का ही है, इंडिया का ही है। तो इंडिया में जहां भी उसको अरेस्ट किया जाएगा, याद रखना, जहां भी उसको, अगर वो कलकत्ता में अरेस्ट होगा ना, तो कलकत्ता में ही उसका ट्रायल चलेगा। अगर वो मुंबई के एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ है, तो मुंबई में उसका ट्रायल चलेगा और मुंबई में ही उसको पनिश किया जाएगा। ये नहीं कि नहीं जी मेरा घर तो दिल्ली में है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो अपना, नहीं, जहां आप अरेस्ट हुए हैं इंडिया की टेरिटरी में, वहीं आपका ट्रायल चलेगा। अगर आप दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं तो दिल्ली में चलेगा, मुंबई में अरेस्ट हुए हैं तो मुंबई में चलेगा, याद रखना। ठीक है, इट मीन दैट कि वहां पर कमिटेड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया बट ट्राइड विद इन इंडिया, ऑफेंस भारत से बाहर और सजा भारत के अंदर। ठीक है, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कि आप अगर भारत से बाहर, यानी कि सबसेक्शन 4 की उन्होंने हेडिंग ले ली कि भारत से बाहर कोई भी ऑफेंस करता है एनी पर्सन, उसको पनिश किया जाएगा। बी क्लोज कहता है कि जो भी शिप रजिस्टर्ड है इंडिया में, उन पर अगर कोई भी ऑफेंस होता है, फिर वो भारत से चाहे कितनी ही दूर हो, उन पर बीएनएस अप्लाई होगा। ठीक है, सी कहता है कि अगर कोई भी पर्सन भारत से बाहर, का कोई भी पर्सन कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है जो कि लोकेटेड है इंडिया में, तो उस पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। ठीक है, अब आता है सबसेक्शन 6, यहां है। ठीक है, नॉन एप्लीकेशन, बीएनएस किस पर अप्लाई नहीं होगा? किस पर अप्लाई नहीं होगा बीएनएस? हाँ, पहला पॉइंट क्या है? जितने भी हमारे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर आने वाले आर्मी है, नेवी है, क्योंकि उन पर क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है उनका, क्या होता है? कोर्ट मार्शल, तो उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखना, जितना भी कोर्ट मार्शल का प्रोविजन है, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल कितना होता है? जितना भी आर्मी है, नेवी है ना, एयरफोर्स, उन सब पर कोर्ट मार्शल होता है, उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी लोकल लॉ पर, किस पर? लोकल लॉ पर। और थर्ड, किसी भी स्पेशल लॉ पर, लोकल लॉ, स्पेशल, इन तीनों पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट्स, कि अगर इन दोनों में कोई कंट्राडिक्शन हो जाता है, किसमें? बीएनएस में और स्पेशल लॉ में, ध्यान से समझना, अगर किसी प्रोविजन में बीएनएस और स्पेशल लॉ में कंट्राडिक्शन हो जाता है, कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, बीएनएस या स्पेशल लॉ? बीएनएस अप्लाई करेगा, बीएनएस प्रिवेल करेगा या स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा? क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशल लॉ। एक लाइन लिख लो, एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। इफ अ confliction between the BNS and any local or special law, if any confliction, if any confliction between the BNS, if any confliction between the BNS, and any local or special law, comma, the BNS shall not apply, the BNS shall not apply, and special law shall prevail, and special law shall prevail, very important for the pre, and special law shall prevail। इसमें ना 2 वर्ड और लिख लेना, कोर्ट मार्शल के बाद 2 वर्ड, म्यूटिनी और डिजर्शन, म्यूटिनी एंड डिजर्शन, डिजर्शन।
दो वर्ड और लिख लेना, म्यूटिनी एंड डिजर्शन। म्यूटिनी मतलब विद्रोह, ठीक है, जो आर्मी में विद्रोह कर देता है ना कोई, म्यूटिनी उसको कहा जाता है, जो आर्मी के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, ठीक है। उस पर भी बीएनएस अप्लाई नहीं हो, क्यों? उसको कोर्ट मार्शल, कोर्ट अपना आप देखेगा उसको। आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज आती है कि सीआईएस अपने के जवान ने अपने ही 4 साथियों को गोलियों से भून दिया या उन पर अटैक कर दिया, कोर्ट मार्शल होता है, उसको म्यूटिनी माना गया है, ठीक है। और दूसरा होता है डिजर्शन। डिजर्शन मतलब, हाँ, फौज से, एयरफोर्स से, नेवी से भाग कर आ गया कोई, ठीक है, जिसको भगोड़ा भी कहा जाता है, अभित्यजन, डिजर्टर, क्या बोला जाता है उसको? डिजर्टर। तो उसको भी आर्मी अपना आप देखेगी। अच्छा, यहाँ पे सुना तो